नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो आपके क्या है यूपी कैटेट एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी कैटेट एग्ज़ाम, आईसीआर एग्ज़ाम या बीएचयू इंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या आप तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाते चलें, जो पर्सन है उन्हें बताते चलें कमेंट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैर समय गंवाए। आज का जो हम शुरू करने वाले हैं, इससे पिछली क्लास में हमने क्या पहला प्रैक्टिस सेट क्या निपटा दिया है, जिसके अंदर क्या हमने 50 एमसीक्यू प्रश्न क्या करे हैं। तो आज हमारा स्टार्ट होगा कौन से 51 से, ठीक है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर क्या प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वो आपको क्या मिल जाएगी। तो उसके बाद है प्रश्न कह रहा है कि क्या है, सस्य विज्ञान है, यानी कि हमारी जो एग्रोनॉमी है वो क्या है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगी जो हमारी सस्य विज्ञान है वो क्या है, कला के साथ साथ क्या एक विज्ञान भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 52 प्रश्न कह रहा है कि सोनारा 63, सोनारा 64, लाजमारो S 227 गेहूं के बीज 1963 में कहाँ से मंगवाया गया था। तो दोस्तों, अगर आपने जितनी भी मेरी एग्रोनॉमी की क्लासें हैं अगर वो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर क्या यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैंने डिटेल में क्या बहुत अच्छी तरह से क्या समझा रखी हैं। अगर आपको उन सब के क्या नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट अब तक कराए हैं उनके भी नोट्स आपको क्या मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कहाँ से 1963 में लाई गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों, जो ये सब वैरायटी लाई गई थी 1963 में, कहाँ से लाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सिको का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तड़ेपन कह रहा है कि खरीफ की फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों, जितनी भी खरीफ की फसलें हैं वो कब पककर तैयार हो जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में हो जाती हैं, अप्रैल मई में हो जाती हैं, जून जुलाई में हो जाती हैं, दिसंबर जनवरी में हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं वो कब पक कर तैयार होती हैं, तो वो हो जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। यानी कि जैसे धान है, धान क्या आप जून जुलाई में लगाओगे, धान को जून जुलाई के लगाने के बाद वो कब तक कटता है, अक्टूबर के आसपास तक क्या कट जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 54 रबी की फसलें का पकने का समय क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 1 जून जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल मई, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी मार्च, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर और जनवरी। तो दोस्तों, आपको पता होगी जो हमारी रबी की फसलें हैं कब पक कर तैयार हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं, इस समय क्या टाइम चल रहा है उनका, अप्रैल और मई में क्या पक के तैयार हो जाती हैं, उनकी क्या हार्वेस्टिंग हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय गेहूँ का। अगला है 55 है, कह रहा है कि रबी की फसलों का अंकुरण प्रारंभिक वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर है, जो रबी की फसलें होती हैं उनका अंकुरण में प्रारंभिक वृद्धि किस समय पर अधिक होती है, उसके बारे में बात कर रहा है, गर्म जलवायु तथा अल्प प्रदीपकालीन अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी है ठंडी जलवायु तथा दीप प्रदीपकालीन दशाओं में। ऑप्शन नंबर सी है गर्म जलवायु तथा दीर्घ प्रदीपकालीन दशाओं में। ऑप्शन नंबर डी है ठंडी जलवायु तथा अल्पकालीन अवस्थाओं में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठंडी जलवायु होगी और दिन कैसे होंगे, अल्प होंगे, यानी कि छोटे होंगे, तब क्या उनका अच्छा ग्रोथ होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, कह रहा है कि तंबाकू में जो डिस्करिंग क्रिया के पश्चात पत्तियों के अक्ष में क्या लगाया जाता है। जब हम क्या तंबाकू में डिस्करिंग की क्रिया करते हैं उसके पश्चात जो पत्तियों का अक्ष होगा उस पर हम क्या क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्या केमिकल दे रखे हैं। पहला है हमारा ऑप्शन नंबर है मैलिक हाइड्रोजी, दूसरा इंडो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, मैं इसका बता दूं, हमें क्या दोनों में से क्या कोई एक लगाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू जो है आपकी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके यूपी के एग्जाम के पर्पज से भी, और या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पर्पज से भी। ऑप्शन नंबर 57 है, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि तंबाकू की कौन सी पत्तियां सबसे पहले पककर क्या तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, पक के जो सबसे पहले तैयार होती हैं, ऑप्शन नंबर ए निचली, ऑप्शन नंबर बी ऊपर की, ऑप्शन नंबर सी मध्य की, ऑप्शन नंबर डी पूरे पेड़ की। तो दोस्तों, आपको पता होगी सबसे पहले तंबाकू की पत्तियां पक जाती हैं
वो कौन सी पत्ती है? निचली पत्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58, कह रहा है कि अच्छे तम्बाकू की राख का रंग होता है, जो अच्छा तम्बाकू है उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी काला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब अच्छी राख के हो जाता है तम्बाकू तो उसका ये रंग हो जाता है, कैसा होता है? वाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59, कह रहा है कि तम्बाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद किसके कारण होता है? जो तम्बाकू में स्वाद होता है, जब क्या आप हुक्का जो तम्बाकू होता है उसका ही स्वाद होता है, किसके कारण होता है? उसका कंपाउंड के बारे में क्या पूछ रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोसाइड, ऑप्शन नंबर बी है निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी है डी है फास्फोरस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसमें स्वाद होता है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लूकोसाइड के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 60, भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता दूं, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा तम्बाकू सॉरी गन्ना? तो वो होता है हमारा कहाँ? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, कह रहा है कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल आलू में सबसे आगे है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, ऑप्शन नंबर 3 है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो आलू उगाया जाता है मंडल की बात करते हैं तो हमारा कौन सा? इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62, कह रहा है कि 62 कह रहा है कि आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज होती है उसका तापमान कितना रखना चाहिए? जब आप क्या आलू को स्टोरेज करते हो तो उसके लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। 1 से 2.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 36 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 5 डिग्री के आसपास होना चाहिए या 10 डिग्री के आसपास। दोस्तों अगर आप कोल्ड स्टोर के अंदर क्या आलू रखते हैं तो उसका टेम्परेचर रखते हैं 1, यानी कि 1 से 2.5 डिग्री के आसपास क्या रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63, कह रहा है कि आलू सबसे अधिक पैदा होता है, आलू जो होता है सबसे ज़्यादा हम कौन से मौसम में पैदा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जाड़ों में, ऑप्शन नंबर बी है गर्मी में, ऑप्शन नंबर सी है बरसात में, ऑप्शन नंबर बरसात में या ऑप्शन नंबर डी है वर्ष भर में। तो दोस्तों आपको बता दूं सबसे ज़्यादा आलू का जो हमें प्राप्त होता है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाड़ों में ज़्यादा क्या हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 64, कह रहा है कि आलू का मोजैक रोग किसके कारण लगता है? जो आलू में मोजैक रोग होता है वो किसके कारण लगता है? ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी है फफूंदी, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वायरस होता है उसके थ्रू क्या जितने भी मोजैक रोग होते हैं वो किसके द्वारा लगते हैं? वायरस के द्वारा लगते हैं। आपको कमेंट में बताना वायरस का मतलब वायरस जो किसके द्वारा होता है उसका नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताना कौन सा कीट है। अगला प्रश्न है 65, कह रहा है कि 65 कह रहा है कि आलू कंद मेड से बाहर निकलकर प्रकाश की उपस्थिति में किसके कारण हरे हो जाते हैं? दोस्तों जब क्या है आलू की कोई गूल है, ठीक है, उससे क्या है ये आलू क्या बाहर निकलने लगता है तो वो उसके कारण क्या आलू हरा हो जाता है। वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके कारण होता है? तो सबसे पहले सोलेनिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है एंथोक्लोरीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है लाइकोपिन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आलू होता है वो सोलेनिन के कारण क्या हरा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लाइकोपिन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 66 की बात करते हैं। सॉरी, भारी मिट्टी है तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी है भारी, ऑप्शन नंबर बी बलुई मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी सिल्ट मिट्टी है, ये ऑप्शन नंबर डी दोमट मिट्टी है। तो दोस्तों जो भारी मिट्टी है इनमें से कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं भारी मिट्टी हमारी कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है 67, कह रहा है कि काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण होता है? जो काली मृदा होती है वो ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण क्या उसका रंग काला होता है? लोहा ऑक्साइड पाया जाता है या ह्यूम्स पाया जाता है या गोबर की खाद ज़्यादा पाई जाती है इस वजह से या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं
जो लोहा आयन की ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68। कह रहा है कि लाल मृदा का रंग किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, कॉपर ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी है ह्यूम्स के कारण। तो दोस्तों जो हमारी लाल मृदा होती है उसका रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69। कह रहा है कि अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों अम्लीय भूमि में हम क्या क्या डालना चाहिए जिससे क्या उसका सुधार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम से। ऑप्शन नंबर ए चूना, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी पाइराइट, ऑप्शन नंबर डी गोबर। तो दोस्तों आपको पता होगी हम जो जिप्सम का जो अम्लीय है, जिप्सम का प्रयोग हम क्षारीय मृदाओं के लिए करते हैं और चूने का अम्लीय मृदाओं के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70। कह रहा है कि निम्न में से गोबर की खाद है, निम्न में से कौन सी गोबर की खाद है? ऑप्शन नंबर ए गोबर, सॉरी, निम्न में से कौन सी खाद है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गोबर, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी डीएपी। दोस्तों आपको पता होगी इनमें से कौन सी खाद है? हमारी गोबर की खाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सब हमारे उर्वरक है। ठीक, अगले बात है 71। कह रहा है कि मृदा की सतह पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी पानी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी कार्बन पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है मृदा की सतह पर? पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72। कह रहा है कि गर्म भागों में मृदाएं निम्नलिखित में से किस समूह में आती हैं? तो किस में आती हैं? थर्मोजेनिक में आती हैं, होलोजेनिक में आती हैं, फाइटोजेनिक में आती हैं, या ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजेनिक में आती हैं। तो दोस्तों जितनी भी गर्म वाली भाग वाली मिट्टियाँ होती हैं वो किसके अंदर आती है? थर्मोजेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73। कह रहा है कि मृदाओं का आधुनिक वर्गीकरण किस पद्धति द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? IUA कर लेना है, सॉरी, IASI के द्वारा, या CAV के द्वारा, CAV के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है क्या ICAR के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मृदाओं का जो आधुनिकीकरण होता है, वर्गीकरण करता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तक क्या आप तक क्या पहुंच जाए। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जो भी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो डालूंगा तो उसके पास आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे कि आप क्या देख सकें वीडियो को। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है 74। भूमि का जो होता है क्लोराइड जो संजनक होता है या हैजक गुण किनके कारण क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा मूल खनिज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरजैत खनिजों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसके? प्राथमिक खनिजों द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 75। निम्न में से उत्तरजात खनिज है तो कौन सा? हनब्लेडर है, ऑप्शन नंबर बी है इलाइटा है, ऑप्शन नंबर सी है आर्थोक्लेजा है, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि इलाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहते हुए पानी की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसके साथ बहकर वहन करने की क्षमता कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है दुगनी, ऑप्शन नंबर 64 गुनी, ऑप्शन नंबर सी है 32 गुनी, ऑप्शन नंबर डी है 8 गुनी। तो दोस्तों वो कितनी गुनी हो जाएगी? 64 गुनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77। कह रहा है कि घास के मैदानों में मृदा नमूने कितनी गहराई से लेते हैं? तो दोस्तों जब हम क्या घास जहाँ पर होती है, अगर हमें क्या मिट्टी का सैंपल लेना है वो कितनी गहराई से लेना चाहिए उसके बारे में कह रहा है। 15 से 20 सेंटीमीटर पर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है 0 से 8 सेंटीमीटर पर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है 20 से 40 सेंटीमीटर पर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है 40 से 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर के आसपास क्या होना चाहिए
लेना चाहिए, यानी कि 0 से 8 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न है, गन्ना प्लस आलू की खेती किसका उदाहरण है? तो ये मिक्सिंग क्रॉपिंग का उदाहरण है, या ऑप्शन नंबर बी है सिनरजोटिक क्रॉपिंग का उदाहरण है, या मल्टीपल क्रॉपिंग का उदाहरण है, या ऑप्शन नंबर डी टेलीटॉक्सिक क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं बी, यानी कि जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, यानी कि सिंट्रोजिक क्रॉपिंग का क्या उदाहरण है। अगला प्रश्न है 79, तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है? जो तेल होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्प मतलब कौन सा तत्व करता है तेल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो? तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है पोटास, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो दोस्तों सल्फर जो है सबसे ज़्यादा क्या हमें हेल्प करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80, कौन सा है 80 प्रश्न है, कह रहा है कि झुलसा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर की कमी से, ऑप्शन नंबर बी जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर सी लोहे की कमी से, ऑप्शन नंबर डी तांबे की कमी से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा झुलसा रोग होता है तो वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फर की कमी से। प्रश्न है 81, बरसीम की बुवाई करते हैं, बरसीम की बुवाई हम कब करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर में, ऑप्शन नंबर सी जनवरी में, ऑप्शन नंबर डी मार्च में। तो दोस्तों आपको पता होगी बरसीम की बुवाई करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्टूबर में क्या हम बुवाई कर देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 82, क्या कह रहा है? बरसीम के बीज में कासनी के बीज को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, जब क्या बरसीम के साथ क्या कासनी के बीज आ जाते हैं, जो इसका बहुत ही मेजर क्या है बीड भी है, इनकी खरपतवार है, घास है। तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? गुड़ का घोल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी नमक का घोल बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम का कल्चर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब हम क्या है बरसीम के क्या उससे कासनी निकालते हैं तो उसमें हम क्या किस चीज़ का घोल या किस क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी नमक का घोल क्या हम बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राइजोबियम जैपोनिकम नामक जीवाणु का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कौन सा बरसीम में, किसमें बरसीम कर लेना इसकी जगह, ठीक है, बरसीम में, ऑप्शन नंबर बी है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार में, ऑप्शन नंबर डी है उड़द में। तो दोस्तों हम जो राइजोबियम जैपोनिकम का जो जीवाणु है उसका प्रयोग किस फसल में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोयाबीन में। अगला प्रश्न है कौन सा है 84, कह रहा है कि हिमानी जाति है, यानी कि हिमानियों किसकी वैरायटी है उसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए है धान की, ऑप्शन नंबर बी है जौ की, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार की, ऑप्शन नंबर डी है लहसुन की। तो दोस्तों इसमें जो ये वैरायटी है वो किसकी है? तो ये जो वैरायटी हमारी किसकी है? जौ की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84, तंबाकू में नाइट्रोजन अधिक देने से क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए निकोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, या प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी उपज की है, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो दोस्तों ज़्यादातर हम क्या नाइट्रोजन अगर अधिक देते हैं तो निकोटीन क्या उसमें ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, कह रहा है कि 37 डिग्री तापक्रम पर किस प्रकार के अनुकूलतम है? तो ऑप्शन नंबर ए डी नाइट्रीकरण का है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रीकरण का, ऑप्शन नंबर सी अमोनी फिक्सेशन का, ऑप्शन नंबर डी है वाष्पीकरण का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नाइट्रीकरण का। अगला प्रश्न है 87, कह रहा है कि 72 में प्रति हेक्टेयर, भारत में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की खपत है, यानी कि भारत में हम कितनी नाइट्रोजन खाते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर है 50 kg, ऑप्शन नंबर बी 32 kg, ऑप्शन नंबर सी 62 kg, ऑप्शन नंबर डी 100 kg। तो दोस्तों हम जो खाते हैं जो खपत है हमारे भारत के अंदर किसकी? नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनकी 32 kg। अगला प्रश्न है कौन सा? 88, यानी कि सुपर फास्फेट में फास्फोरस पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ऑप्शन नंबर है 25%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो दोस्तों सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 50%। अगला प्रश्न है 89, कह रहा है कि विस्फोटक उर्वरक है कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है डीएपी है,
ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया नाइट्रेट है, ऑप्शन नंबर सी यूरिया है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो विस्फोटक होता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90, कह रहा है कि कंपोस्ट जो गड्ढे होते हैं उनकी गहराई कितनी रखते हैं। जब हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो उसकी गहराई हमें कितनी रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 302 फीट, ऑप्शन नंबर बी है 4 फीट, ऑप्शन नंबर सी है 6 फीट, ऑप्शन नंबर डी है 7 फीट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 फीट के आसपास क्या गहराई रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है 91, कह रहा है कि शैवाल यानी कि एजोला जिसे बोलते हैं का प्रयोग अधिक उपयोग करने के लिए किस फसल में करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है जौ, ऑप्शन नंबर डी है क्या हमारा गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है हमारा गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी है हमारा गन्ना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं एजोलो का, तो वो किसके अंदर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि धान के अंदर। उसके बाद है 92, कह रहा है कि मैक्सिकन गेहूँ कितनी गहराई पर क्या बोते हैं। जो मैक्सिकन गेहूँ होता है उसकी जो बुआई है वो कितनी गहराई पर करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर पर क्या हम ज़्यादातर जितने भी सीड है उनकी बुआई हम क्या कर देते हैं। अगला प्रश्न है 93, कह रहा है कि अरंडी के तेल का प्रतिशत मात्रा होती है, अरंडी में तेल है वो कितने % पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है 52%, ऑप्शन नंबर बी 42%, ऑप्शन नंबर सी 38%, ऑप्शन नंबर डी 44%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 92%। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 44, चना किस प्रकार का पौधा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक बीजपत्रीय होता है, ऑप्शन नंबर बी द्विबीजपत्रीय होता है, ऑप्शन नंबर 3 बीजपत्रीय होता है, ऑप्शन नंबर डी बहुबीजपत्रीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चना कैसा होता है, द्विबीजपत्रीय, यानी कि उसे क्या 2 भागों में क्या तोड़ सकते हैं, तो इसलिए क्या द्विबीजपत्रीय हो जाता है। आप इस चीज़ को क्या अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में फिट कर लेना। अगला प्रश्न है 95, बाजरे में अधिक होता है क्या होता है, स्वपरागण होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी परपरागण होता है, ऑप्शन नंबर सी प्राय स्वपरागण होता है, या ऑप्शन नंबर डी प्राय स्वपरागण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो मक्का बाजरा हमारा परपरागण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, कह रहा है कि मृदा निम्नलिखित में से मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन किसके अंदर करते हैं। तो इडेफोलॉजी के अंदर करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पेडोलॉजी के अंदर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजी के अंदर करते हैं, ऑप्शन नंबर जियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97, कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 1% या कम, ऑप्शन नंबर सी 5%, ऑप्शन नंबर डी 0%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1% से कम। अगला प्रश्न है 98, हरी खाद जोतकर दबाने का मुख्य समय क्या होता है। ऑप्शन नंबर फूल आने से पहले, ऑप्शन नंबर 3 JCN कम होने पर, ऑप्शन नंबर 3 कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं तब, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जितने भी ये है हमारा सारा ही पार्ट क्या सही है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99, कह रहा है कि जो बोडो कीचड़ है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कवकनाशी है, ऑप्शन नंबर हर्बिसाइड है, ऑप्शन नंबर सी है खरपतनाशी, ऑप्शन नंबर डी है पेस्टिसाइड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कवकनाशी है। ऑप्शन नंबर 100 कह रहा है, प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि भारत में बोनी जाति के गेहूं का आगमन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर है 1963 में, 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है 1863 में। तो दोस्तों आपको पता होगी 1963 में क्या है, गेहूं में क्या बोनी जीन क्या आया था। ठीक, अगला प्रश्न है एक, कह रहा है कि रबी की जो फसलें होती हैं, कौन सी रबी की जो फसलें होती हैं उनको पकने के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 गर्म जलवायु होनी चाहिए तथा अल्पकालीन दशा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है गर्म शुष्क तथा दीर्घ प्रदीपकालीन दशाएं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है ठंडी जलवायु कम
फल दशाएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 102। कह रहा है कि किस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी, शुष्क हवाएं तथा लू सहन करने की क्या है क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रबी की फसलों में, ऑप्शन नंबर बी जायद की फसलों में, ऑप्शन नंबर सी खरीफ की फसलों में, ऑप्शन नंबर डी खरीफ व जायद की फसलों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि रबी की फसलों में। अगला प्रश्न है रेशा वाली फसलें हैं कौन कौन सी। ऑप्शन नंबर कपास जूट सनई, गेहूं कपास जूट सनई, पटसन जूट जौ या मसूर जट जई या पटसन। तो दोस्तों आपको पता होगी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी कि कपास जूट और सनई से क्या हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104। उड़द मूंग सनई पटसन अड़ह फसलें हैं, ये कैसी फसलें हैं। उथली जड़ वाली फसलें हैं, गहरी जड़ वाली फसलें हैं, ऑप्शन नंबर सी जड़ों वाली जड़ पर ग्रंथि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी अधिक पानी चाहने वाली फसलें हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनकी जड़ों पर क्या ग्रंथि मूल क्या पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105। धान कपास चना और किस प्रकार की भूमि में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए दोमट में, ऑप्शन नंबर बी भारी भूमि में, ऑप्शन नंबर सी हल्की भूमि में, ऑप्शन नंबर डी ऊसर भूमि में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि भारी भूमि में। अगला प्रश्न है 106। कह रहा है कि गेहूं जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापक्रम है। ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बहुत अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है गेहूं की फसलें पकते समय औसत तापक्रम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर डी है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो दोस्तों गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है पकने के समय जो होता है कितना होना चाहिए पकते समय, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 108 कह रहा है कि अम्लों की प्रभावों को नष्ट करता है, वो क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी जस्ता, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनकी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109। कह रहा है कि HS86, UP 109, गिरजा सोनालिका व BL 104, BL 421 गेहूं की कौन सी किस्म के लिए प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर ए असंचित वाली जगहों पर, ऑप्शन नंबर ए जहाँ सिंचाई की आवश्यकता हो, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय पर, उपयुक्त में से सभी डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्वतीय वाले क्षेत्र उनमें अच्छी सुटेबल होती है ये। अगला प्रश्न है 110। कह रहा है कि गेहूं की बोनी जाति में दाने व भूसे का अनुपात होता है 4:1 होता है, ऑप्शन नंबर बी 3:1 होता है, ऑप्शन नंबर सी 1:2 होता है, ऑप्शन नंबर डी 5:6 होता है। तो दोस्तों भूसे का गेहूं में जो होता है कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 4:5 होता है। अगला है 111। कह रहा है कि गेहूं में मात्र एक सिंचाई उपलब्ध होने पर कब करनी चाहिए। जब क्या है गेहूं को केवल एक ही सिंचाई देनी है तो वो कौन सी अवस्था है जब हमें क्या सिंचाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मूल जड़ निकलने के बाद यानी कि 30 दिन के बाद 30 दिन पर, ऑप्शन नंबर बी है कल्ले बनते समय, ऑप्शन नंबर सी है दाने पकते समय, ऑप्शन नंबर डी है फूल आने से पहले या आते समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी कि सबसे पहले मूल जड़ निकल रही है तभी क्या कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है 112। दो सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर क्या करते हैं, किस अवसर पर करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए फूल आने के समय, ऑप्शन नंबर बी है कल्ले बनते समय, ऑप्शन नंबर डी है गांठ बनते समय, ऑप्शन नंबर डी है दूध बनते समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि फूल आने के समय और क्या है क्राउन जड़ बनते समय। 113 की बात करते हैं।
गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है? तो दोस्तों सबसे पहला रोग है गेरुआ रोग, जिसे रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी है कंडुआ रोग से। ऑप्शन नंबर डी है कन्नाल वंट से। ऑप्शन नंबर डी है अनवन कंडुआ रोग से। तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है वो गेरुआ रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114, कह रहा है कि गेहूं की बोनी जाती है कि औसत उपज कितनी है? गेहूं की जो बोनी जाती है उनकी उपज कितनी है? 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर है, 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर डी 60 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 115, मृदा एक प्रकार का पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? भौतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, अप्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक पदार्थ है। तो ये मृदा होती है हमें किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116, धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शैवाल का ऑप्शन नंबर ए शैवाल का, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया का, ऑप्शन नंबर सी ककार का, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम वो यूज़ करते हैं शैवाल का, जिससे वो क्या करते हैं वाटर की का लॉगिंग बनाए रखते हैं, पानी को रोकते हैं, इससे क्या अच्छी उपज होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117, कह रहा है कि देसी, ठीक है, इनकी देर, सॉरी इसे क्या देर से रोपाई करने की दशा में एक स्थान पर कितने पौधे की क्या रोपाई करनी चाहिए? 2 से 3 लगाने चाहिए, 3 से 4 लगाने चाहिए, 4 से 5 लगाने चाहिए, या 1 से 2 लगाने चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, क्या होने 3 से 4 क्या 2 अगर लेट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118, कह रहा है कि धान में खरपतवार जो होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रयोग से क्या कल्ले भी क्या अधिक निकलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है खुरपी, ऑप्शन नंबर डी है पैडी वीडर, ऑप्शन नंबर 3 है पेट्रो कल्टीवेटर, ऑप्शन नंबर डी है हैंड हो। तो दोस्तों इसके ही नाम में क्या आपको दिख रहा होगा पैडी वीडर, इंग्लिश में बोलते हैं धान को पैडी। तो पैडी वीडर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119, कह रहा है कि धान में घास की जाति होती है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उन्हें नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है ब्यूटाक्लोरिक, ऑप्शन नंबर है प्रोपोनियोल, ऑप्शन नंबर 3 स्टेमोफ 35, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जितने भी हमारे क्या है धान में खरपतवार होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इन सभी का क्या हम यूज करते हैं, ठीक है, इनकी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, कह रहा है कि धान में कितने प्रतिशत क्या है चावल निकलता है? जब हम क्या धान निकलने जाते हैं अपने सेलर पर, तो उसमें से कितने परसेंट क्या धान निकलता है? ऑप्शन नंबर है 66%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 90%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 66% क्या हमें मिलता है। 121 की बात करते हैं, बाजरे की एक L6 जाति किस रोग के प्रतिरोधी यानी कि अवरोधी है, रेजिस्टेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा हरित वाल रोग है, ऑप्शन नंबर डी है क्या हमारा अर्गट रोग के प्रति, ऑप्शन नंबर सी कंडुआ रोग के प्रति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरित वाल जो होता है उसके क्या प्रति होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 122, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली कपास की जाति है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कौन सा है बावोडेंस, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्वोरियम, ऑप्शन नंबर सी है हिस्टुरेटम, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती है हमारे कपास की, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 123, कह रहा है कि कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रांत में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ये होता है प्रति हेक्टेयर उपज की बात करते हैं तो पंजाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात कर रहा है कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी पांचवा, ऑप्शन नंबर डी छठा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 125, कह रहा है कि कपास की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से 8.5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है।
ऑप्शन नंबर बी है 8 8:30 से 9:30 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3:30 से 5:30 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 9:30 से अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि 5:30 से 8:30 के बीच क्या होना चाहिए, सूटेबल पीएच माना जाता है। अगला प्रश्न है 26, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जल का विलयक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या बेसिक स्लेग, ऑप्शन नंबर डी सी है हमारा डाई कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी है ए स्थिति चूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहला, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 27, जिंक सल्फेट का छिड़काव चूने के कितने प्रतिशत घोल के साथ क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.15%, ऑप्शन नंबर बी है 0.25%, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 0.50%, ऑप्शन नंबर डी है 1.25%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता दूं बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 0.25%। उसके बाद 28, नींबू में अधिकतम फास्फोरिक एसिड होता है, तो वो किस में होता है, कंपोस्ट में से, गोबर की खाद में से, हरी खाद की खली में से, या हड्डियों की खली में से। तो दोस्तों नींबू में अधिकतम फास्फोरिक जो होता है निम्नलिखित में से, सॉरी इसकी जगह आपको निम्न करना, निम्नलिखित में से। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हड्डी वाली खाद, हरी वाली खाद की क्या हड्डी वाली कर लेना। ठीक है, हड्डी वाली खाद, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से प्राथमिक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, कैल्शियम या पोटेशियम। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व हमारा कैल्शियम नहीं है। वो कौन कौन से, एनपीके। ठीक, प्राथमिक ये तीनों हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 130, लास्ट है आज का प्रश्न, भूमि में जैविक पदार्थ मिला देने पर भूमि का घनत्व कितना हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, कम हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, भूमि में जब हम जैविक पदार्थ मिला देते हैं तो भूमि का जो अपेक्षित घनत्व क्या कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास क्या है अच्छी लगी होगी। आप एक बार कमेंट में बताना कि आपके क्या है इसमें से कितने प्रश्न सही करे हैं। ठीक है, आपने क्या है इसमें से कितने प्रश्न क्या सही करे हैं, जो जिससे कि क्या मैं आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बना रखा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ क्या मैं डेली वेज नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। पर एक शर्त है, एक बार अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, शेयर करोगे तभी क्या वो आपको नोट्स आपको क्या मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। धन्यवाद।